नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश भर में ईद का पर्व मनाया जा रहा है। लॉकडाउन होने की वजह से लोग घरों में रहकर ही ईद मना रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें इस वक्त, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग घरों में रहकर ही ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। वहीं दूसरी जो तस्वीर है वो जयपुर की है, जहां लॉकडाउन का पालन करते हुए केवल 5 लोगों ने ईद की नमाज अदा की और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की गई है। बात जयपुर की करें तो जयपुर में ईद की नमाज अदा की गई। जामा मस्जिद में 6:15 पर नमाज अदा हुई। सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया और इसके लिए जामा मस्जिद कमेटी ने केवल 5 लोगों को ईद की नमाज की इजाजत दी। इस दौरान जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती अमजद अली ने महामारी से बचाव के लिए दुआएं मांगी, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए ईद पर गले मिलने की अपील की। तो इस वक्त हमारे सहयोगी अभिजीत दवे अजमेर से और अरबाज अहमद जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरबाज, आपसे जानना चाहेंगे, शायद आज तक के इतिहास को हम अगर देखें तो ऐसा ईद शायद ही कभी मनाया गया होगा। क्या तस्वीरें रहीं, क्या कुछ जानकारी? पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया कि आपने जब कभी ईदगाह में ईद की नमाज ही अदा नहीं की गई हो। सिर्फ 5 लोगों ने यहाँ पर आकर के एक रिवाज निभाने के लिहाज से आकर के नमाज अदा कर दी। और सबसे बड़ी बात कि मस्जिदों से पहले जो ऐलान किया जाता था, जो अजान दी जाती थी, लोगों को नमाज के लिए बुलाया जाता था, वो कुछ भी नहीं हुआ। बस चुपचाप 5 लोगों को बुलाया गया। सुबह 6 बजे ईदगाह में नमाज अदा कर दी गई। मेरे पीछे ईदगाह है जहाँ पर ताला लगा हुआ है और ईदगाह को पूरी तरह से बंद रखा गया है। पुलिस का खास यहाँ पर इंतजाम किया गया है, सुरक्षा रखी गई है। सुबह 6 बजे जामा मस्जिद में ऐलान किया गया और वहाँ पर 6:15 बजे नमाज अदा करा दी गई और ईदगाह में 6 बजे नमाज अदा करा दी गई। जो मुफ्ती अमजद अली हैं उन्होंने जामा मस्जिद में नमाज पढ़ाई, जबकि यहाँ पर जो नायब काजी हैं मुफ्ती वाजिदुर रहमान साहब, उन्होंने नमाज पढ़ाई। यहाँ पर दोनों ही जगह बहुत कम वक्त में नमाज मुकम्मल करा दी गई। लोगों से खास अपील की गई कि इस बार ईद पर एक दूसरे से गले ना मिले, ना हाथ मिलाएं, दूर से ही दिल पे हाथ रख करके एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश करें, एक दूसरे के घर दावतों में जाने से परहेज करें। मैं एक दूसरा नजारा दिखाना चाहूंगा। ईदगाह का बड़ा कब्रिस्तान है पीछे, जहाँ पर बहुत हजारों की भीड़ होती थी। जो अपने बुजुर्गों को याद करते थे लोग, वो यहाँ आते थे, बाकायदा फातिहा पढ़ते थे, क्योंकि त्योहार का दिन था, सभी को खुशियों में अपने बुजुर्गों की याद आती है। लिहाजा यहाँ भी आज ताला रखा गया है, किसी को यहाँ पर एंट्री नहीं दी जा रही है। अंदरूनी बिल्कुल अरबाज, तो ये हम देख पा रहे हैं कि शायद ऐसी तस्वीर इतिहास में कभी नहीं देखी गई थी जो इस बार ईद पर देखी जा रही है। अभिजीत, आपसे जानना चाहेंगे कि अजमेर से क्या तस्वीरें देखने को मिली और ख्वाजा की नगरी है अजमेर, तो वहां किस तरीके से नमाज अदा की गई? देखिए अभिषेक, कोरोना काल ने जो है तमाम धार्मिक त्योहारों को जो है एक सूत्र में बांध के रख दिया है। न सिर्फ ईद उल फितर जो आज मनाया जा रहा है, बल्कि इससे पहले लॉकडाउन पीरियड में जितने भी त्योहार आए उन सभी त्योहारों में लॉकडाउन की छाया नजर में आई है। हम इस वक्त केसरगंज ईदगाह में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं जिस तरह से लॉकडाउन के जरिए तमाम अपीलें की जा रही थी कि अपने घरों में ही नमाज अदा की जाए। लिहाजा जो ईदगाह है, जो ईदगाह पूरी तरह से खाली पड़ी है। रस्म अदायगी के तौर पर जो यहाँ पर केयर टेकर्स हैं, उन्होंने 5-6 लोगों ने यहाँ पर रस्म अदायगी के तौर पर जो है नमाज अदा की है। हम बात करेंगे ऐसे ही एक शख्स से, ये किस तरह यहाँ नमाज अदा हुई आज? मैं 2 परिवार है, मैं ईदगाह देखभाल करता है। मैं तो 2 परिवार 6 आदमी मैं नमाज पढ़ा यहाँ पे। इसके अलावा कोई नहीं आया? कोई आने दिया नहीं और कोई आया भी नहीं। देखिए मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा इस ईदगाह की। इस ईदगाह में जो है ईद के मौके पर खचाखच ये भर जाती है। न सिर्फ ईदगाह बल्कि ईदगाह के बाहर का जो पूरा केसरगंज का बाजार है, यहां तक भी नमाजियों की कतारें लग जाती हैं। लेकिन इस लॉकडाउन ने जो है सबको एक सूत्र में पिरो के रखा है। शहर काजी जो है तौसीफ अहमद सिद्दीकी, उन्होंने खुद ने अपील की थी कि जो लोग अपने घरों में ईद की नमाज अदा करें और घरों से ही दुआ कर कर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दें। तो उसका पूरी तरीके से यहाँ पर पालन किया गया है। जो कोरोना की गाइडलाइंस है उसको फॉलो किया गया है और कहीं ना कहीं जो है चलिए बिल्कुल अभिजीत, तो हम ये देख पा रहे हैं कि लोग इस बार ईद मना तो रहे हैं लेकिन अपने घरों में ही मना रहे हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कोरोना की वजह से लोग नमाज अदा करने तक के लिए भी नहीं पहुंच पाए। बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत और अरबाज, आप दोनों का इन तमाम
जानकारियों के लिए। वहीं एक बड़ी खबर आपको बता दें, भरतपुर से यह खबर है जहां पर एक सड़क हादसा सामने आया है और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। यह बड़ी खबर आपको बताए भरतपुर से, जहां पर एक सड़क हादसा सामने आया और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। और पेड़ से बेकाबू होकर एंबुलेंस टकराई है। आगरा जयपुर NH पर यह हादसा हुआ है। तो यह दर्दनाक हादसा सामने आया जहां पर एक एंबुलेंस जो कि बेकाबू होकर पेड़ से जा टकराई और इस हादसे में 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। आगरा जयपुर नेशनल हाईवे पर यह दर्दनाक हादसा भरतपुर में सामने आया। वहीं जयपुर से एक खबर आपको बताएं, जहां पर एक ट्रेलर ने स्कूटी को टक्कर मार दी है। स्कूटी सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। न्यू सांगानेर रोड पर यह हादसा हुआ है, जहां पर एक ट्रेलर ने स्कूटी सवार एक युवक को टक्कर मार दी और इस हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। न्यू सांगानेर रोड पर यह घटना, जहां पर एक ट्रेलर ने स्कूटी को टक्कर मारी। चलिए अब खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। 2 महीने बाद देश के अलग अलग राज्यों में हवाई सफर दोबारा शुरू हो गया है। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल को छोड़कर आज से पूरे भारत में घरेलू फ्लाइट सेवा बहाल कर दी गई। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 4:45 पर पुणे के लिए सबसे पहली फ्लाइट रवाना हुई। जयपुर से 11 शहरों के लिए 16 फ्लाइट्स उड़ान भरेंगी, जिसमें दिल्ली के लिए कुल 3 फ्लाइट्स होंगी, तो वहीं बेंगलुरु के लिए भी 3 फ्लाइट उड़ान भरेगी। सरकार ने कुछ शर्तों के साथ सीमित संख्या में फ्लाइट सेवा को मंजूरी दी है। यात्रियों को 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना होगा, तो वहीं आरोग्य सेतु ऐप भी यात्रियों के लिए जरूरी होगा। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र ने असमंजस के बाद उड़ान को मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र सरकार ने अभी 25 विमानों को मंजूरी दी है। हवाई यात्रियों के लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के मुताबिक दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों को 14 दिन तक होम क्वारंटीन में रहना होगा। वहीं सरकार ने उन यात्रियों को थोड़ी छूट दी है जो किसी काम से 7 दिन तक के लिए कहीं आ जा रहे हैं। राजस्थान में बाहर से आने वालों को क्वारंटीन से किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों को क्वारंटीन में रहना होगा। फ्लाइट या ट्रेन से आने वाले यात्रियों को कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने तक क्वारंटीन में रहना होगा। घरेलू विमान सेवा के यात्रियों के लिए सभी राज्यों ने अलग अलग नियम बनाए हैं। दिल्ली में विमान से आने वाले यात्रियों को क्वारंटीन नहीं होना होगा। विदेश से मिशन वंदे भारत के तहत देश वापस आने वालों के लिए भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अब सेल्फ पेड क्वारंटीन को कम से कम करके 7 दिन कर दिया गया है। पाकिस्तान में फंसे 300 भारतीयों की वतन वापसी का रास्ता साफ हो गया है। भारतीयों को वापस लाने के लिए औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमित मरीजों के 6,767 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1,31,868 कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिनमें से 3,867 लोगों की मौत हो चुकी है। 54,441 लोग ठीक हो चुके हैं। बिहार में प्रवासियों के कारण कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। 2,574 मरीज में से 1600 से ज्यादा मरीज प्रवासी निकले हैं। बिहार में कोरोना ने एक और जान ले ली है। NMCH में भर्ती मरीज कई अन्य बीमारी से ग्रसित था। अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। झारखंड में 377 कोरोना के पॉजिटिव केस का आंकड़ा पहुंच गया है। कोडरमा के एक मरीज की मौत भी हो गई। राजस्थान में भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 286 नए केस सामने आए हैं। मरीजों की संख्या 7,000 के पार पहुंच गई है। 163 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। जयपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 1800 के पार पहुंच गई है। वहीं अब तक 78 लोगों की मौत हुई है। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। रिपोर्ट में 55 वर्षीय महिला की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोटा में मौत के आंकड़ों में बढ़ोतरी के साथ ही लगातार अच्छी खबर भी सामने आ रही है कि 8 मरीजों को रिकवर होने पर डिस्चार्ज किया गया। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। फिर 5 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई।
कोटा में 4 और मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उदयपुर में 2 और कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, जिसके बाद जिले में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 480 तक पहुंच गया। उदयपुर में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को 18 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए। चूरू के गांव ऊंटवालिया की 22 साल की युवती कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। चिकित्सा विभाग की टीम ने ट्रैवल हिस्ट्री के आधार पर युवती के परिवार के 7 सदस्यों को क्वारंटीन का उनके कोरोना के सैंपल लिए। झालावाड़ में मेडिकल कॉलेज में 3 नए लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। ये सभी मरीज एक ही परिवार के हैं। प्रतापगढ़ में शुक्रवार को 2 कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि होने के साथ ही चिकित्सा विभाग सख्ते में आ गया। कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आने के साथ ही मरीज के पूरे परिवार को क्वारंटीन किया गया। वैश्विक महामारी के दौर में चित्तौड़गढ़ के लिए पिछले 3 दिन राहत भरे रहे हैं, जहां कोरोना पॉजिटिव रोगियों में 93 के नेगेटिव होने पर जिला प्रशासन ने उनका सम्मान कर उन्हें घर भेजा। कोटा के 4 थाना क्षेत्रों के विभिन्न इलाकों में लगा कर्फ्यू प्रशासन ने हटा दिया है। वहीं रामपुरा कोतवाली थाना क्षेत्र के चिन्हित इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। कोटा जिला प्रशासन ने कैथुनीपोल क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत देते हुए थाना क्षेत्र के कुछ इलाकों में से कर्फ्यू को हटा दिया। गहलोत सरकार ने लॉकडाउन में रोजगार ठप होने से परेशान लोगों को मुफ्त गेहूं देने के लिए सर्वे शुरू कर दिया है। फ्री में गेहूं लेने के लिए जरूरतमंद ई मित्र पर आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान में आज से अस्थि विसर्जन के लिए मोक्ष कलश स्पेशल बसें चलेंगी। संभाग मुख्यालय से बसों का संचालन होगा। सवाई माधोपुर में लॉकडाउन 4 के तहत अब बंद पड़ी रोडवेज बसों का संचालन फिर से शुरू हो चुका है, जिसके तहत एक रोडवेज बस जयपुर के दुर्गापुरा से रवाना होकर दौसा, लालसोट होते हुए सवाई माधोपुर पहुंची। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी 2 दिवसीय दौरे पर बीकानेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कोलायत विधानसभा क्षेत्र का जायजा लिया, जहां उन्होंने मनरेगा के चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मनरेगा में कार्य कर रहे लोगों से मुलाकात की। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने मनरेगा कार्यस्थल का दौरा किया और मजदूरों को मास्क वितरित किए। कोटा में बाकी बचे अंडमान के स्टूडेंट्स को भी बसों के जरिए दिल्ली रवाना किया गया। दिल्ली से ये सभी बच्चे फ्लाइट से अंडमान अपने घर जाएंगे। केरल में फंसे 1470 प्रवासी मजदूरों को सवाई माधोपुर रवाना किया गया। सभी मजदूर केरल से एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा सवाई माधोपुर पहुंचे। जयपुर जंक्शन पर श्रमिक स्पेशल रेलों की आवाजाही जारी है। जंक्शन से रोज हजारों मजदूरों को श्रमिक स्पेशल रेलों के जरिए उनके गृह राज्य पहुंचाया जा रहा है। बूंदी से 37 प्रवासी मजदूर छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हुए, जिन्हें रोडवेज बस से एसडीएम कमल कुमार मीणा और युवा कांग्रेस नेता चरमेश शर्मा ने रवाना किया। उदयपुर डिपो से 14 बसें मुंबई से प्रवासियों को लेकर डूंगरपुर पहुंची। अब उदयपुर में सभी प्रवासियों की स्क्रीनिंग के बाद उन्हें अपने अपने गांव में क्वारंटीन की व्यवस्था की जाएगी। चित्तौड़गढ़ में भी प्रवासी श्रमिकों को रोडवेज की बसों से 190 प्रवासियों को मध्य प्रदेश भेजा गया। श्रीगंगानगर से बिहार के लिए स्पेशल ट्रेन को रवाना किया गया। करीब 1600 यात्रियों को बिहार के पूर्णिया भेजा गया। भीलवाड़ा में कार्यरत श्रमिकों को लेकर एक और श्रमिक स्पेशल ट्रेन बिहार के लिए रवाना की गई। ये ट्रेन बिहार में सीवान, छपरा और गया जिले में श्रमिकों को अपने घर पहुंचाएगी। 2 दिन तक दौसा पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। कोई भी दुकान नहीं खुल सकेंगी। ऐसे में रविवार और सोमवार को सिर्फ मेडिकल की दुकानें ही खुलने की अनुमति मिले हैं। दौसा जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश के बाद पुलिस ने करीब 5 किलोमीटर तक पैदल मार्च निकाला। इस मार्च के दौरान पुलिस ने दौसा शहर में खुल रही दुकानों को बंद करवाया। बीकानेर में लॉकडाउन की वजह से बंद पड़े मार्केट को खोलने को लेकर प्रशासन और व्यापारियों में सहमति बन गई है। लगभग 2 माह से बंद पड़ा तोलियासर गली मार्केट भी आज से खुल जाएगा। बांसवाड़ा में ग्रामीणों ने कोरोना संक्रमण के डर से क्वारंटीन सेंटर का विरोध शुरू कर दिया है। विरोध जताते हुए ग्रामीणों ने पुलिस के वाहन पर पथराव किया। अजमेर के जेएलएन हॉस्पिटल को पूरी तरीके से कोरोना वार्ड बना दिया गया है और इसको लेकर लगातार सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों की ओर से जरूरतमंदों को राशन सामग्री वितरित की जा रही है। कोटा के लाडपुरा से विधायक कल्पना देवी की ओर से जरूरतमंदों को राशन बांटा गया। कोटा नगर निगम प्रशासन बेजुबान मवेशियों और पक्षियों का मसीहा बना हुआ है, जिसके तहत
हर दिन सड़कों पर घूमने वाली गायों के लिए हरे चारे, भूसे और पक्षियों के लिए दाने की व्यवस्था की जा रही है। करौली के ढिंढोरा गांव में मुस्लिम समाज की ओर से राशन किट का वितरण किया गया। सवाई माधोपुर में सेवार्थी परिवार कई दिनों से गरीब एवं जरूरतमंद लोगों की सहायता में जुटा है और साथ ही कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर रहे पुलिसकर्मियों और चिकित्सा कर्मियों का लगातार सम्मान किया जा रहा है। भरतपुर के बयाना कस्बे में कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। 80 लोगों ने रक्तदान शिविर में महत्वपूर्ण बनाने में योगदान किया। कोटा में शहर को सैनिटाइज करने में रोजगार उत्थान ठेला फुटकर सेवा समिति के सदस्य जुटे हुए हैं। इन सदस्यों को व्यापारियों ने सम्मानित किया। करौली के जिला कलेक्टर डॉक्टर मोहनलाल यादव ने रविवार को बेजुबान जानवरों को फल और चारा खिलाया। कोटा में लॉकडाउन की पालना कराने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया। कोटा शहर काजी अनवार अहमद ने समाज के सभी लोगों से ईद की नमाज घरों में ही अदा करने की अपील की है। भरतपुर में व्यापार महासंघ ने जागरूकता अभियान के तहत शहर में मास्क बांटने का काम शुरू किया। कोटा में श्री राधे ग्रुप के सदस्य मनोज अग्रवाल ने अपने जन्मदिन के मौके पर कोरोना पॉजिटिव रोगियों और अस्पताल स्टाफ के लिए स्पेशल खाना भेंट कर अपना जन्मदिन मनाया। अलवर के तिजारा में घूम रहे एक मंदबुद्धि व्यक्ति की सेवा समाजसेवी लोगों ने की। उसके बालों की कटिंग कर उसे नहलाया और उसको भोजन देकर उसके कपड़े बदले। पोखरण में लॉकडाउन के दौरान पहली शादी संपन्न हो गई। यह शादी भी लॉकडाउन की तरह अन्य शादियों की तरह बिल्कुल सादे समारोह में संपन्न हुई। लॉकडाउन के बीच डूंगरपुर में 2 शादियां नियमों के तहत संपन्न हुई। दोनों विवाह समारोह में न बैंड न घोड़ा था और न ही बाराती थे। भरतपुर में शादी से पहले कपल ने हैंड सैनिटाइज किया। उसके बाद दोनों ने मास्क पहना और फिर शादी के लिए तैयार हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का संकल्प लिया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states,
1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। सुजानगढ़ में पथिक सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर पोसवाल ने सीएम से सीआई विष्णुदत्त विश्नोई आत्महत्या मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। राजगढ़ थाना प्रभारी विष्णुदत्त विश्नोई के सुसाइड के बाद थाने के पूरे स्टाफ ने बीकानेर आईजी जोस मोहन को सामूहिक स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए पत्र लिखा है। भरतपुर में एक एनजीओ सेवा भाव का झांसा देकर लोगों से पैसा वसूला जा रहा है, लेकिन जागरूक पार्षदों की वजह से वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए और उनकी पोल खुल गई। कोटा के इटावा थाना इलाके में एक पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। जयपुर के कमिश्नरेट वेस्ट इलाके में महिला घर के आंगन में सो रही है, तभी कुछ बदमाशों ने चोरी के मंसूबे से घर में दस्तक दे दी और फिर महिला की गला रेतकर हत्या कर दी। कोटा के कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। झुंझुनू के रामकुमारपुरा में क्रशर पर मंथली नहीं देने की बात को लेकर तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। श्रीगंगानगर के हकमाबाद में दो लोगों को खरगोश के शिकार के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। बीकानेर के कोलाय थाना क्षेत्र में हिरण शिकार का मामला सामने आया है। अलवर के खैरथल में जहर खाने से एक युवक की मौत हो गई। अलवर में पुलिस ने देसी शराब के ठेके में हुई चोरी का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। दौसा के कालवान गांव में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। अलवर के गांव सतानामाली में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सिरोही के माउंट आबू में साधु संतों ने वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों पर मारपीट का आरोप लगाया। कोटा के बालाजी मंदिर परिसर में बने मकान की सीढ़ियों से गिर जाने से एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। भरतपुर सड़क हादसे में कांस्टेबल राजेश कुमार की दर्दनाक मौत हो गई। अजमेर में सुबह में मंडी में लगी आग के बाद दोपहर को डीआरएम ऑफिस के पास झाड़ियों में अचानक आग लग गई। चंदबाजी थाना इलाके में जयपुर दिल्ली हाईवे पर ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार की दर्दनाक मौत हो गई। हरियाणा के एक शख्स की धमकी के बाद कोटा स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच आसमान से आग बरस रही है। चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों से लोग बेहाल हो गए हैं। प्रदेश भर में रविवार को चूरू का तापमान सबसे ज्यादा रहा, जहां पर पारा 48 डिग्री के पास पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं हैं, बल्कि कई इलाकों में लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। तो मौसम का हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ गृहस्थी। कोरोना संकट के बीच प्रदेश भर में भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल करके रख दिया है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। प्रदेश भर में चूरू सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां पर तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच चुका है, जबकि प्रदेश के दूसरे हिस्सों में पारा सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा बना हुआ है। आलम यह है कि सुबह होने के साथ ही लोगों को दोपहर का एहसास हो रहा है और दोपहर में गर्मी और लू के थपेड़ों ने लोगों का हाल बेहाल करके रख दिया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रेड अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत सीवियर हीट वेव चलने की संभावनाएं मौसम विभाग ने जारी की है। हालांकि आज से 9 तपा की भी शुरुआत हो चुकी है। ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि अगले 7 दिन प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी रहेगा और आखिरी 2 दिन
मौसम जो है वो कुछ बदल सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि नौतपा में ऐसा माना जाता है कि जितनी गर्मी पड़ेगी मानसून के लिए ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है। यानी फिलहाल प्रदेशवासियों को गर्मी से राहत मिलने के आसार बिल्कुल भी नहीं है और अगले कुछ दिन भीषण गर्मी और लू के थपेड़े लोगों को परेशान करते रहेंगे। कैमरामैन घनश्याम के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। वहीं प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या की अगर बात कर लें तो अब यह संख्या हो गई है 7,100। पिछले 12 घंटे में 72 और कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना की वजह से अब तक 163 लोगों की मौत हुई है। 3,856 केस पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं, जिनमें से 3,420 को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। इस वक्त प्रदेश में 3,081 एक्टिव केस हैं। यह स्थिति है पूरे प्रदेश की। इस वक्त 7,100 कुल केस हैं, 3,081 एक्टिव केस हैं, जबकि 3,420 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 163 लोगों की अभी तक कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।